Yeah, good morning, students. Students, we have started our 6th chapter of history, weavers, iron smelters, factory owners. इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका वर्ल्ड के अंदर क्या प्लेस था। मीन्स जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में नहीं आई थी, या आप कह सकते हो 1757 से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसकी जो डिमांड थी इंडिया यूरोपियन मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी। इवन जो अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की टेक्सटाइल जो मिल्स थी, उनको कैलिको एक्ट भी बनाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट था उसे बैन कर दिया गया ब्रिटेन के अंदर। रीजन क्या था? बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एट इट्स बडिंग स्टेज। वो केवल अभी शुरू हुई थी, इस वजह से दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद अस। तो यही कारण था कि उन्होंने जो कैलिको एक्ट था वो बनाया था कि वो हमारे इंडियन जो टेक्सटाइल पीपल्स प्रोडक्ट है उनके साथ आप कह सकते हो कम्पीट ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, कल हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन किए गए और वहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो मशीनों से बनने लगा, जिसमें हमने स्पिनिंग जेनी जैसी जो मशीन थी उनका के बारे में बात की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था वो हमारे इंडिया के अंदर आकर बेचा जाता था। मीन शुरुआती दौर में क्या करते थे ब्रिटिशर्स, वो हम अपने देश से क्या करते थे, गोल्ड या सिल्वर लेके आते, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करते, उसको वहां पर ले जाकर बेचते, वहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचते। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन मार्केट में भी उसे बेचना शुरू किया। बट एट द टाइम ऑफ 1757 उसके बाद उनको क्या मिला, राइट टू कलेक्ट द टैक्स, जो कि बेंगलोर के अंदर उनको मिल गया था। उसके बाद वो हमारे इंडियन जो मनी है उसी का यूज करते और उसके माध्यम से हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज करते और उसको अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमारे यहाँ पर बेचते। तो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि ब्रिटेन का प्रोडक्ट जो था, क्योंकि जो ब्रिटेन का प्रोडक्ट था वो मशीनों से बनता था, यही कारण था कि वो प्रोडक्ट क्या था, वो बड़ा चीप रेट पर हमें मिल सकता था। इसकी वजह से इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारी इंडियन जो आप कह सकते हो मशीन्स थी या इंडियन जो इंडस्ट्री थी उनके ऊपर पड़ा। तो अब थोड़ा सा अब आगे हम जो चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम इंडियन टेक्सटाइल के बारे में जो हम बात कर चुके थे, तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्वेश्चन था कि वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ द वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से सेंटर्स थे जो कि 18th सेंचुरी के अंदर उत्पन्न हुए, जहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो एमर्ज हुई। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि लाहौर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, सिरहिंद इन पंजाब, अहमदाबाद, सूरत इन गुजरात, बनारस इन यूपी, पटना इन बिहार, मेड्रोस एंड पौंडीचेरी इन तमिलनाडु। तो दीज आर द मेजर सेंटर्स जो उस वक्त 18th सेंचुरी के अंदर हमारे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए, एंड दीज आर द वीविंग सेंटर्स। क्या थे? वीविंग सेंटर्स थे। Now that we know about the Indian textile and its huge demand in the world, we should also know who used to make this fine textile. अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हमने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उसकी डिमांड है, बट इस फाइन टेक्सटाइल को बनाता कौन है, हमें उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो दैट पर्सन इज द वीवर, दैट पर्सन इज द वीवर, और उसी वीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Okay. Now here is the map जो आपको बनाना है, and this is these are the major centers of the weaving in the late 18th century. और बार बार आपके सामने प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन कौन सा मैप आना चाहिए, तो आपको जो ये मैप है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैप है जो आपको पता होना चाहिए, तो आप अपने इसको नोटबुक में भी प्रिपेयर करो, राइट। नाउ सी द पिक्चर स्टूडेंट्स, and to see the pictures you will find that this is the person who produced these textile products. तो इस व्यक्ति को हम वीवर कहते हैं। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि who were these weavers, ये वीवर्स कौन थे। क्योंकि तो यही व्यक्ति वो थे जो क्या करते थे, हमारे प्रोडक्ट को क्रिएट करते थे या प्रोडक्ट को बनाते थे या प्रोड्यूस करते थे, और ये चीज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। तो आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वीवर्स हैं कौन या वीवर्स थे कौन, राइट।
नाउ अगर मैं वीवर्स की बात करता हूं तो वीवर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो वीवर्स जनरली बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट हैड द क्वालिटी टू प्रोड्यूस ऑफ द फाइन वीविंग. मीन्स वीवर्स वो कम्युनिटीज होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो अच्छी तरीके से फाइन क्वालिटी का वीव कर सके, बुन सके. वो व्यक्ति जो होते हैं वो वीवर्स होते हैं. और ये जो स्किल होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है. मीन्स जो उनका बेटा है या जो उनकी आने वाली सक्सेसिव जनरेशन है वो भी उसे फॉलो करती है. तो दीज आर द वीवर्स जो कि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि दे कैन वीव इन अ फाइन मैनर. ठीक है, यू कैन से दे आर द एक्सपर्ट, दे आर द स्पेशलाइज्ड पर्सन. ओके, एंड देयर वर सो मेनी मीन्स ऑफ द वीवर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर जो वीवर्स थे उनका अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम था. तो यहाँ पर ये आपके 1 मार्क्स क्रिएट हो रहे हैं कि बंगाल में वीवर्स का नाम क्या था, तो दैट इज टांटी. अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ तो इनको कहीं पर जुलाहा कहा जाता है, कहीं पर मोमिन का नाम दिया गया है. ऐसे ही सेल, टाइक्लोर, देवांश जो कि साउथ इंडिया में इनका नाम है. तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं. तो स्टूडेंट्स आप उनको नोट करना. तो आपके पास से अगर हम बात करते हैं कि जो ये वीवर्स है जिनके अंदर ये फाइन, जिनके अंदर क्वालिटी है कि फाइन वीविंग कर सके, ये व्यक्ति इंडिया के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं और इनका अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग नाम है. ओके, नाउ फॉर वीविंग फर्स्ट स्पिनिंग वाज डन बाय वीमेन. अगर मैं वीविंग की बात करता हूं सबसे पहले, अब मैं इस पूरी प्रोसेस को बताता हूं कि पूरी प्रोसेस कैसे बनती है. सबसे पहले क्या होती है, वीविंग क्या करती है, स्पिनिंग करती है, धागे को क्रिएट करती है. इन दिस टास्क चरखा एंड तकली इट वाज दे वर यूज्ड. मींस आपने, अगर आपको याद हो, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि एक चरखा हुआ करता था, या आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हो तो उस टाइम में भी चरखे की बात की जाती थी. चरखा होता था और उसके सामने तकली मींस एक लोहे या आयरन का एक आप कह सकते हो नेल हुआ करता था, और उसके ऊपर थ्रेड जो है वो स्पन किया जाता था, थ्रेड को बनाया जाता था, उस तकले के ऊपर रोल किया जाता था. ठीक है, और ये मैक्सिमम काम जो था वो किनके द्वारा किया जाता था, जो स्पिनिंग का काम था वीमेन के द्वारा किया जाता था. उसके बाद जो स्पिनिंग का काम अगर हम बात करते हैं, थ्रेड बनाने वाला काम जो था, ये सारा का सारा काम जो था वो मैक्सिमम ये फीमेल के द्वारा किया जाता था. अब इस थ्रेड को बनने के बाद आपकी वीविंग प्रोसेस आती है, और वो वीविंग प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, मैक्सिमम मेल मेंबर के द्वारा की जाती है. ओके, मैक्सिमम मेल मेंबर के द्वारा की जाती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पिनिंग करेंगे जिससे कि हम थ्रेड क्रिएट करेंगे. उस थ्रेड से हम क्या करेंगे, वीव करना शुरू करेंगे, उस कपड़े को बुनना शुरू करेंगे. एंड दिस टास्क वाज डन बाय मैन. देन जब कपड़ा बन गया तो उसको कलरफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना होता है. तो रंगरेज, अब देखिए नाम क्या गया है, रंगरेज. वो क्या करते थे, उस कपड़े को, उस धागे को डाई किया करते थे, उसे डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट किया करते थे. ऐसे ही चीपी गर्स, दे वर यूज द ब्लॉक प्रिंटर स्पेशलिस्ट टू मेक प्रिंट क्लोथ्स. अब ये व्यक्ति क्या होते थे, वो क्या करते थे, प्रिंट क्लोथ क्रिएट क्या करते थे. तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी वीविंग प्रोसेस हमारी पूरी होती थी. अगर हम नॉर्मली वीविंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्पिनिंग करनी पड़ती है, धागा बनाना पड़ता है, जो कि चरखे और तकली के माध्यम से मैक्सिमम काम वीमेन के द्वारा होता था. उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद उस धागे से हम कपड़ा बुनना शुरू करते हैं, वीविंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. एंड दैट टास्क वाज डन बाय ओनली मेल मेंबर्स. उसके बाद हम उसे प्रिंटेड भी कलरफुल भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल में भी क्रिएट कर सकते हैं. तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग उसके अंदर योगदान था. ओके, अब देखते हैं कि हमारी इंडियन टेक्सटाइल जो है उसका डिक्लाइन कैसे होता है, उसका पतन कैसे होता है. स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारी इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड के अंदर फेमस थी. ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, चाहे यूरोपियन मार्केट है या हमारी एशियन मार्केट है, हर एक मार्केट के अंदर अपनी फाइन क्वालिटी के ऊपर की वजह से या अपने डिजाइन की वजह से उसकी डिमांड थी. पर धीरे धीरे ब्रिटेन था, उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो था मशीनों से बनने लगा. तो जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट आया. अब वही ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी. तो देखते हैं कि हमारी इंडियन टेक्सटाइल किस प्रकार से डिक्लाइन होती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम आप पढ़ेंगे वो है आपका द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल. द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट of the British industry affected Indian textile producer in a different manner.
अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जब वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी तो उनका बैड इम्पैक्ट विभिन्न प्रकार से हमारे इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर पड़ा। जैसे कि इसकी वजह से टफ कंपटीशन क्रिएट हो गया बिटवीन इंडियन टेक्सटाइल एंड ब्रिटिश टेक्सटाइल, जो कि अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलता था। क्योंकि ब्रिटिश पीपल जो क्या करते थे, मशीनों से प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो कम समय में अधिक मात्रा में सस्ते दाम पर प्रिपेयर हो जाता था। बट इंडियन टेक्सटाइल जो होता था वहां पर मैक्सिमम काम आज मैनुअल होता था, वो किया जाता था, जिसकी वजह से वो टाइम ज्यादा लेता था, आपका जो ऑप्शंस थे वो भी कम होते थे और वो महंगा बनता था। तो यही कारण है कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट के अंदर जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल था उसको ब्रिटिश टेक्सटाइल का टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं, ब्रिटेन ने क्या क्या था, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, जो कि हमने कैलिको एक्ट के बारे में पढ़ा था कि उस कैलिको एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन टेक्सटाइल है अगर वो यूरोपियन मार्केट या ब्रिटेन में जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब कोई भी प्रोडक्ट जब हम उसका एमआरपी डिसाइड करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम उसका एमआरपी डिसाइड करते हैं तो उस एमआरपी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम उसके अंदर जितना भी हम खर्च करते हैं, चाहे वो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है, चाहे हमने उसकी लेबर प्रोवाइड किया है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, या हम उसके ऊपर जो भी टैक्स देते हैं, जो भी हम उसके ऊपर खर्च करते हैं, उन सब को पूरा करने के बाद हम एमआरपी डिसाइड करते हैं। अब देखिए कि उसके ऊपर टैक्स लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एमआरपी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। बट ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है वो मशीनों से बन रहा है और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं है, तो उसकी वजह से उसका जो वो क्या हुआ, वो चीप रेट पर मार्केट में मिलता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी इंसान अगर मार्केट में जाता है तो वो क्या करता है, वो केवल सस्ते दाम पर परचेज करना पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटेन जो है उसने हैवी टैक्स हमारे इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर इंपोज किया, जिसका बैड इंपैक्ट हमारे इंडियन टेक्सटाइल पर पड़ा, जिसकी वजह से यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर उसकी डिमांड घटने लगी। And in the beginning of the 19th century, if we think about it, British gained control over the African, American and European market. ये 19th century में हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर जो ब्रिटेन के अंदर जो प्रोड्यूस होता था वो मशीनों से होता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो अमाउंट था वो अधिक अमाउंट था, जिसकी वजह से वो अफ्रीकन, अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट में इजिली जा सकता था। एंड द डिमांड ऑफ द इंडियन गुड्स इट वाज रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने लगी और धीरे धीरे हमारे इंडियन वीवर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। लॉस कैसे होने लगा, क्योंकि जब उनका प्रोडक्ट मार्केट में गया ही नहीं या वो बेच ही नहीं सकते तो वो आप कह सकते हो अर्न कैसे करेंगे या लाइवलीहुड अर्न कैसे करेंगे। तो उसकी वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगा, आप कह सकते हो सेटबैक हुआ, और उसकी वजह से हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। ओके, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनकी जो ग्रोथ थी, उनका ये 3 एडवर्स इंपैक्ट जो है वो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपका कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ओके, नाउ फर्दर हम आगे देखते हैं। द इंडियन व्यूअर्स दे वर बैडली हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास अब लाइवलीहुड अर्न करने का केवल एक ही सोर्स था और वो भी बंद हो जाता है। तो ये पर्सन क्या हो गए, दे आर अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, अब उनको छोटी मोटी जॉब जो है इधर उधर ढूंढनी पड़ी, उनके लिए प्रयास करना पड़ा। एंड इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स वर नॉट प्रोवाइडिंग एडवांस टू सिक्योर सप्लाईज आल्सो। जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करना ही बंद कर दिया, और उनके इवेंट जो एजेंट्स थे उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो ये इंडियन व्यूअर्स थे उनको अपना ये जो टेक्सटाइल मिल थे, आप कह सकते हो उनको अपना जो ये आप कह सकते हो जो फैक्ट्री थी या कंपनी थी उसको बंद करना पड़ा। फाइनली द व्यूअर्स हैड टू राइट पेटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर लिखे गवर्नमेंट को कि उनकी हेल्प की जाए, बट सिचुएशन जो थी वो और ज्यादा वर्स हो गई, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी थी। So the situation got worse when in 1830s British cotton overtook the Indian market, as there was huge inflow of cotton product from Britain. Situation उससे ज्यादा और खत्म होने लगी, और ज्यादा बेकार होने लगी हमारे जो इंडियन व्यूअर्स थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि हम पहले तो यूरोपियन मार्केट के अंदर से खत्म हुए, उसके बाद हमारी इंडियन मार्केट के अंदर भी डिमांड खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर भी ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट था वो देखने को मिला। Not only this, by 1880s
2/3 cotton clothes which were worn by the Indians were made of cotton which was imported from Britain. मीन्स हमारा जो 2/3 जो पॉपुलेशन थी वो सब जो कपड़े पहनते थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किए हुए कपड़े पहनते थे, ना कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट को पहनते थे। तो इस प्रकार से जो पहले तो हम यूरोपियन मार्केट में खत्म हो गए, हमारी जो डिमांड थी वहां पर खत्म हुई, धीरे धीरे इंडियन मार्केट में भी हमारी डिमांड धीरे रिड्यूस होने लगी। अब इसकी वजह से जो हमारे इंडियन वीवर्स थे और जो हमारे स्पिनर्स थे उनकी जॉब धीरे धीरे खत्म होने लगी, उनका लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो खत्म होने लगा। बट अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हैंडलूम हमेशा के लिए खत्म हो गया। हैंडलूम जो था, आप कह सकते हैं हैंडलूम जो वीविंग थी वो कुछ एरिया में फिर भी एग्जिस्ट थी। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन थे कि वो क्यों काम कर रही थी। कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो मशीनों से नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि साड़ी जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो इंट्रिकेट बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर लाइक बॉर्डर बनाए जाते हैं, या हमारे कोई भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है जो कि आप कह सकते हो मशीनों के माध्यम से नहीं लग सकता था। ऐसे जो प्रोडक्ट थे उनको वीविंग के माध्यम से बनाया जाता था। और इवन मैं कोर्स क्लोथ की बात करता हूँ, जैसे कि खादी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो कि मैक्सिमम व्यक्ति पहनते थे, वो भी अभी भी ब्रिटिश टेक्सटाइल जो थे वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो ऐसे कुछ ये प्रोडक्ट थे जो कि अभी भी हैंडलूम जो है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे। सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, दे बिकेम द इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये इंपोर्टेंट वीविंग सेंटर्स थे। अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की नेशनल मूवमेंट भी चलाई गई। जब हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने की बात कर रहे थे तो उस नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने भी बोला था कि हमें इंडियन जो टेक्सटाइल है या इंडियन जो प्रोडक्ट है खादी उसको पहनना चाहिए। और बाद में क्या बन गया, एक हमारा नेशनलिज्म का सिंबल भी बन गया था, ठीक है। इवन उसके बाद 1931 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने जो इंडियन फ्लैग बनाया था, तो उस इंडियन फ्लैग के अंदर जो चरखा था उस सिंबल को यूज भी किया था, जो कि हमारी सेल्फ डिपेंडेंस कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है, उस चीज को शो करता था, ठीक है। तो इन सब चीजों के माध्यम से जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल थी उसको बढ़ावा भी मिला। वीवर्स एंड स्पिनर्स who became jobless finally chose other jobs also। रीजन क्या था, क्योंकि लाइवलीहुड का सोर्स केवल एक ही था, वो था उनकी जो वीविंग और स्पिनिंग, बट वो खत्म हो चुका था, तो उनको अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े। सम बिकेम फार्मर्स, और उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अफ्रीका या साउथ अमेरिका में चले गए, ठीक है। कुछ बॉम्बे चले गए, अहमदाबाद या सोलापुर या नागपुर या कानपुर जैसी बड़ी सिटी में चले गए, ताकि वो जो बड़े बड़े कॉटन मिल्स है वहां पर काम कर सके। तो इस प्रकार से जो वीवर्स या स्पिनर्स थे उनको क्या करना पड़ा, अदर अल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ा अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कॉटन मिल्स जो कि हमारे इंडिया के अंदर थे वो किस प्रकार से आते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इट वाज सेट अप एट बॉम्बे इन 1854 एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ये आज 8th क्लास में भी पूछा जाएगा, ये आपका 9th और 10th में भी आता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉटन मिल हमारे इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई और कहां पर इस्टेब्लिश हुई। तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 एट बॉम्बे, जो कि इस वक्त मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करता हूं तो बॉम्बे इट वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना एरिया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट आपकी पोर्ट मानी जाती है। And it was also close to the western coastal area, जो हमारा वेस्टर्न एरिया है जहां पर ब्लैक सोइल मिलती है उस एरिया से कनेक्ट है। तो ब्लैक सोइल जो कि आइडियल है किसके लिए, कॉटन के लिए, तो इसके लिए इसका बेनिफिट भी जो आप तो मुंबई ने उठाया, और मुंबई से ही मैक्सिमम जो प्रोडक्ट था, कॉटन प्रोडक्ट था, वो एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज के अंदर। सो इट वाज इजी फॉर देम टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम द नियर बाय प्लेस। यही कारण था कि जो कॉटन प्रोड्यूसर्स थे या कॉटन मिल ओनर्स थे उनके लिए बेनिफिट हो गया कि उनको जो रॉ मटेरियल था वो आसपास के एरिया से ही मिल जाता था। तो सबसे पहले जो कॉटन मिल थी वो मुंबई के अंदर 1854 के अंदर एस्टेब्लिश की गई। बाय 1900, देखिए 1854 के अंदर हुआ था पहली कॉटन मिल। 1900 तक ऑल ओवर अगर मैं मुंबई की बात करता हूं उसके आसपास के अंदर 84 मिल्स क्रिएट हो चुकी थी।
और मैक्सिमम जो मिल्स थी वो या तो गुजराती या पारसी जो वर्ग है उन्होंने स्टैब्लिश की। एंड कॉटन मिल्स वर प्रेजेंट इन अदर सिटीज आल्सो, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद वो 1861 के अंदर स्टैब्लिश की गई, ऐसे एक मिल जो कानपुर के अंदर स्टैब्लिश की गई, तो वो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में स्टैब्लिश की गई। Many poor peasants, artisans and agriculture laborers, they moved to these cities ताकि वो इन मिल्स के अंदर क्या कर सके, जॉब कर सके, क्योंकि इन व्यक्तियों की जो जॉब्स थी वो खत्म हो चुकी थी। And in the initial years, Indian textile industry it faced many problems. रीजन क्या था, क्योंकि उसे फॉरेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। And the support which Indian textile industry first received from the Britishers was during the First World War. क्यों, कारण क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1918 तक होता है। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज तक पूरे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो था आपका 1914 से लेकर 1918, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945, ठीक है। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में जितनी भी आपकी यूरोपियन इंडस्ट्री थी या आपके तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी, वो मैक्सिमम उनका जो ध्यान था वो ध्यान था केवल वेपन्स को क्रिएट करने का के लिए, वो सभी के सभी युद्ध के अंदर बिजी थे। तो उस दौरान में हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल मिल थी उसको बूस्टअप मिल गया, उसको बेनिफिट मिल गया। अब वो क्या करने लगे, वो प्रोडक्ट बनाने लगे और वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में बढ़ने लगा। और जिसका बेनिफिट क्या था, जिसका बेनिफिट हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री थी उन्होंने उठाया, और उसके बाद हमारी इंडियन इंडस्ट्री इस कैपेबल हो गई थी कि वो अब ब्रिटेन की या अदर जो इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री के साथ कंपीट कर सकती थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आगे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।